Hello everyone, welcome to the most amazing learning platform Great Geniuses. This is गुनगुन कालड़ा. तो हम कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेज़रमेंट. हमने देख लिया है यूनिट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं. हमने किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं बच्चों जिनको आप क्या हैं मेज़र कर सकते हैं, है ना. और आप मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं हम उसे कहते हैं यूनिट. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती थी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती थी, इंडिपेंडेंट होती थी, जैसे कि मास, लेंथ, ये सब. टेम्परेचर हो गया. जैसे 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास. डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलके बनी हैं और ये क्या होती हैं, ये डिपेंडेंट होती हैं, है ना. सिर्फ 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, बाकी सब जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं. हमने देख लिया था कि सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी जो आपने बात की है कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, हाइट हो गई, वॉल्यूम हो गई, ये सब क्या है फिजिकल क्वांटिटी है. आज हम इसकी डायमेंशंस की बात करेंगे. तो देखिए डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है कि द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन अ डिराइव्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी. डिराइव्ड क्वांटिटीज बच्चों क्या है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी है. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो पावर्स हैं, उनकी पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, एज अ हम उसको डायमेंशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. देखिए जैसे अब यहाँ पे देखिए, अब वॉल्यूम है बच्चों. वॉल्यूम हमारे पास क्या था, अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी, तो आप क्या कहेंगे कि वॉल्यूम हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी. क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है बच्चों वो किससे मिलके बना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना. मतलब एल क्यूब में लिख सकती हूँ. अब तो ये जो इसकी डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी वॉल्यूम की, m की पावर 0, क्योंकि मास तो नहीं है ना इधर, तो m की पावर 0, l की पावर क्यूब, क्योंकि 3l इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, तो l की पावर क्यूब और t की पावर 0, है ना. तो ये जो वॉल्यूम की डायमेंशन कैसे होगी, 0 इन मास, 3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम. तो ये क्या हो जाएगी, डायमेंशंस हो जाएंगी इनकी, जिनमें हमने डिराइव्ड क्वांटिटी थी लेकिन उसके अंदर जो हमारे पास फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको हमने जिन पावर्स में एक्सप्रेस किया बच्चों, वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, वो हमारे पास हो जाती हैं डायमेंशंस. देखिए जैसे अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास मैंने बताया था कि 7 होती हैं. पहली लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं डायमेंशन L. मास के लिए हम डायमेंशन यूज़ करते हैं M. मास की डायमेंशन M है बच्चों, kg यूनिट होती है, ठीक है. टाइम के लिए T यूज़ करते हैं, टेम्परेचर के लिए K यूज़ करते हैं, करंट के लिए एम्पियर यूज़ करते हैं. ये सब क्या है, जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उनकी क्या है डायमेंशंस हैं. अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम डायमेंशंस निकालनी सीखते हैं, डायमेंशन निकालनी सीख रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल मास की तो हमें पता है m होती है ना. मास की हमें पता है m होती है, हम देखाए हैं. वॉल्यूम की भी हम देखाए हैं, l क्यूब होती है, हमें पता है ना वॉल्यूम क्या होती है, l लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, l क्यूब. तो डेंसिटी की क्या हो जाएगी बच्चों, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना. अब यहाँ पे देखिए मास एज इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. मास की डायमेंशन क्या होती है m, लेंथ की क्या हो जाएगी l, ब्रेथ की क्या हो जाएगी l, हाइट की क्या हो जाएगी l. तो क्या हो जाएगी ml माइनस क्यूब. ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास डेंसिटी हो गई है किसकी, ये हमारे पास डायमेंशन हो गई है डेंसिटी की. देखिए इसमें मास की क्या है डायमेंशन 1, है ना. मास क्या है 1 की, मास की डायमेंशन 1 है और -3 क्या है, लेंथ की हो गई है डायमेंशन, ठीक है. तो ये सब हमारे पास क्या होती हैं, डायमेंशंस होती हैं. अब जैसे अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया की यूनिट हम क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर करते हैं एरिया की यूनिट. अगर हम एरिया के डायमेंशन की बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, एरिया की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा एरिया जो होता है वो मेरे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ
एरिया मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है ना। तो अब देखो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, L, ब्रेथ की भी क्या होती है, L, तो ये किसके इक्वल आ गया, L स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, L स्क्वायर के इक्वल आ गया है। अगर मेरे को इसको डायमेंशन फॉर्मूला में लिखना हो कि डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एरिया का क्या होगा, तो वो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया वो मेरे पास होगा कि मास मेरे पास क्या हो जाएगी, मास तो नहीं है तो m की पावर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। l का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और t की भी क्या है, पावर 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है, m0 l स्क्वायर t 0। डेंसिटी का हम डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर आए हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम से। मास का हमें पता था m एंड वॉल्यूम के लिए l क्यूब, तो ये हमारे पास क्या है, डेंसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। अब देखिए अगर हम स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करते हैं तो वो क्या होगा, देखिए कि जो हमारे पास स्पीड होती है, स्पीड हमारे पास किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हमारे पास क्या होती है, स्पीड होती है। अब डिस्टेंस के लिए क्या यूज करूंगी मैं, L, है ना, डिस्टेंस के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, लेंथ हो गई ना। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है मेरे पास, L होती है। टाइम क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे t, तो ये आ जाएगी LT-1। अब अगर मैंने डायमेंशन फॉर्मूला स्पीड का लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड लिखना है, तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड वो मेरे पास आ जाएगा m की पावर 0 LT-1। ये मेरे पास क्या है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपने निकाल दिया, स्पीड आपकी कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल है या डिराइव्ड है, तो कौन सी क्वांटिटी होती है स्पीड, लेंथ से बन रही है और टाइम से बन रही है, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। तो स्पीड आपकी बच्चों कौन सी क्वांटिटी होगी, ये हमारे पास होगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। स्पीड क्या होगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या होती है, स्पीड हमारे पास होती है। अब देखिए वेलोसिटी का भी एज इट इज आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, L/T हो जाएगा, LT-1। तो वही मास क्या हो जाएगा, m0 हो जाएगा, क्योंकि मास नहीं है तो पावर क्या आ गई, 0 आ गई। अब देखिए एक्सेलरेशन के लिए अगर हम बात करें, अब देखिए एक्सेलरेशन की अगर मैं आपको डायमेंशन निकालने के लिए कहूँ, एक्सेलरेशन की बच्चों अगर मैं आपको डायमेंशन निकालने के लिए कह रही हूँ, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। वेलोसिटी की आप निकाल के आए हैं क्या है, LT-1, टाइम की क्या है t, तो ये हो गया LT-2 हो गया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला जो आ जाएगा एक्सेलरेशन का वो आ जाएगा हमारे पास m की पावर 0 LT-2। ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि मास नहीं है तो m की पावर क्या हो गई, 0 हो गई, LT-2। अगर मैं आपसे कहूँ कि फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे, देखिए फोर्स हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मतलब क्या है, m इंटू ए होता है ना। तो अब देखिए मास की क्या हो जाएगी डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की आप निकाल आए हैं LT-2। तो ये हमारे पास क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ जाएगा, फोर्स का आ जाएगा, विच इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स विच इज इक्वल टू MLT-2, जो किसके इक्वल आ जाएगा, MLT-2 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हमने फोर्स की देख ली, एक्सेलरेशन की देख ली, वेलोसिटी की देख ली, अब हम किसकी देखने जा रहे हैं, अब हम देखेंगे वर्क की, मोमेंटम की, पावर की, ये सब हम क्या हैं, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूलाज देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम करते हैं, हमने एक्सेलरेशन की देखी, फोर्स की देखी, अब देखिए सबसे पहले प्रेशर की क्या होती है बच्चों, प्रेशर क्या होता है, F/A होता है
है ना। प्रेशर क्या होता है, F/A होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है प्रेशर कि फोर्स पर यूनिट एरिया आप भी प्रेशर बोलते हो। फोर्स की आपने डायमेंशन देखी, क्या देखी अभी, फोर्स की आपने डायमेंशन कही MLT-2, ये आपने कहा कि ये फोर्स की डायमेंशन होती है। एरिया की डायमेंशन बच्चों क्या होती है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो मैं इसकी डायमेंशन क्या कह सकती हूँ, L² कह सकती हूँ। तो पावर ऊपर 1 है, ये 2 ऊपर माइनस में होगा तो क्या हो जाएगी ML-1 T-2। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन आ चुकी है। अब अगर मैं बात करती हूँ, मैं आपको अगर कहती हूँ कि वर्क की डायमेंशन क्या होगी, वर्क की डायमेंशन अगर बच्चों मैं निकालने के लिए कहती हूँ तो वर्क की डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे, वर्क की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, वर्क किसके इक्वल होता है बच्चों, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास वर्क। अब देखिए हमारे पास अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क है तो फोर्स की क्या हो जाएगी MLT-2, फोर्स की हमने देखी है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए डायमेंशन यूज की M एंड एक्सेलरेशन के लिए पता है LT-2। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा L, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा ML² T-2, ठीक है। ये अगर फोर्स की है तो हमारे पास एनर्जी की क्या होगी, है ना, ये अगर हमारे पास वर्क की डायमेंशन है तो एनर्जी की क्या होगी, एनर्जी यही होती है ना, कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, तो वो हमारे पास क्या होगी, एनर्जी की भी सेम ही डायमेंशन होती है बच्चों, जो कि क्या होती है, वर्क की होती है, विच इज इक्वल टू ML² T-2। ये हमारे पास क्या होगी, यही हमारे पास क्या है, एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी। ML², M की पावर 1 है, L की 2 है एंड T की -2 है। मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं बच्चों तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है ना, तो क्योंकि जैसे कि हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो मास इंटू वेलोसिटी, तो अब मास की क्या हो जाएगी M, वेलोसिटी की क्या हो जाएगी LT-1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा MLT-1, M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -1। तो देखिए ये बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था जिसमें आपने क्या है, डायमेंशन निकालनी सीखनी है। डायमेंशन आपने कैसे निकालनी है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या है, सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन का पता होना चाहिए। लाइक मास की M होती है, लेंथ की L होती है, ये अगर आपको ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमने बताई हैं, मास की, लेंथ की, टेम्परेचर की, अगर आपको इनकी क्वांटिटीज़ का पता है तो बिल्कुल इजी है ये कंप्लीट फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को यूनिट्स की बताना, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स और डायमेंशंस को बताना, ठीक है। तो देखिए मेन हमारे पास जो आप देख रहे हैं, मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों की डायमेंशंस अगर आपको पता है तो आप काफ़ी सारी डायमेंशंस क्या है यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आपने डायमेंशन निकालनी सीख ली। देखिए यूनिट्स और डायमेंशन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मास की यूनिट बच्चों केजी और ग्राम अगर आप ले रहे हैं, किलोग्राम कह रहे हैं मास की यूनिट, तो मास की डायमेंशन M है। लेंथ की यूनिट अगर आप कह रहे हैं मीटर, तो आप कहेंगे लेंथ की डायमेंशन L है। टाइम की यूनिट आपके पास बच्चों सेकंड है, लेकिन टाइम की डायमेंशन आपके पास T है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है यूनिट्स और डायमेंशंस में, ठीक है। अब देखिए कि हमने काफ़ी सारी डायमेंशंस देखी, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की भी डायमेंशन देखी, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलके बनी थी, हमने उनकी भी डायमेंशंस देखी। अब इन डायमेंशन का आखिर में यूज़ क्या है, जो आप भी डायमेंशंस कर रहे हैं इनका यूज़ क्या है। देखिए क्या होता है, ये जो डायमेंशन है ये चेक करती है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को, कि इक्वेशन आपकी कितनी करेक्ट है। ये क्या है, आपकी क्या है, डायमेंशन आपकी हेल्प करती है चेक करने में, क्योंकि अगर आपकी इक्वेशन करेक्ट नहीं है तो आपकी डायमेंशन ठीक नहीं होगी, ठीक है। और ये यूनिट्स कन्वर्ट करना भी हमारी हेल्प करती है, फॉर्मूला डिराइव करने भी डायमेंशन हमारी हेल्प करती है। देखते हैं कैसे। सबसे पहला हमने देखा कि डायमेंशन हमारी हेल्प करती है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने बोला ये इक्वेशन है,
हमें बोल दिया कि ये इक्वेशन है, किसी ने बोल दिया है ना, लेकिन हमें कैसे पता ये इक्वेशन ठीक है या नहीं है। तो अगर हमने इसको चेक करना है ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी यूनिट्स चेक करेंगे। अगर इसकी यूनिट सेम है, लेफ्ट हैंड साइड भी वही है जो राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो डायमेंशन है वो आपके पास क्या है, सेम है। अब देखिए बाय राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एक्स है यहाँ पे, है ना। डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, हम मान लेते हैं, या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी है। आप कह रहे हैं इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट मीटर में होगी, मतलब इसकी डायमेंशन तो एल है ना। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन में एल लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम, नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन बच्चों क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो एल बाई टी लिख सकती हूँ, एल टी माइनस वन, है ना। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, ठीक है। टी की डायमेंशन तो हमें पता है कितनी होगी, टी ही होगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्लस का साइन लगाया, 1/2, 1/2। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन की यूनिट हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी की एल टी माइनस वन है तो एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन की यूनिट हमारे पास क्या आ गई, एल टी माइनस टू आ गई। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की यूनिट यहाँ पे पुट करती हूँ बच्चों एल टी माइनस टू, और टाइम की यूनिट टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको रब करती हूँ, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब ये हमारे पास है आपकी जो डेल्टा एक्स है इसकी एल आ गई, है ना। अब देखिए यहाँ पे टी की पावर -1 है और यहाँ टी की पावर 1 है। तो हमें पता है अगर प्रोडक्ट में बेस आपका सेम होता है, प्रोडक्ट में बेस आपका सेम होता है तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती है। तो -1 और +1, टी की पावर -1 + 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। +1/2 एल, ये दोनों भी प्रोडक्ट में है, बेस सेम है तो पावर्स बच्चों ऐड हो जाएंगी, टी की पावर -2 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल टी की पावर -1 + 1 0 +1/2 एल टी की पावर 0। अब टी की पावर की समथिंग कोई भी हो जिसकी पावर 0 हो तो बच्चों वो किसके इक्वल होती है, वो क्वांटिटी होती है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल +1/2 एल, ये हमारे पास आ गया, विच इज इक्वल टू 3/2 एल, है ना। अब इधर देखो बच्चों, मैं डायमेंशन की बात कर रही थी, कांस्टेंट नहीं कह रही। इधर भी डायमेंशन आपकी एल है और इधर भी डायमेंशन आपकी एल आ रही है ना। इधर भी डायमेंशन एल है तो इधर भी डायमेंशन एल है, तो आपकी ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। अगर ऐसे होता कि यहाँ पे एल है और यहाँ पे एल टी समथिंग कुछ आ रहा है तो ये आपकी इक्वेशन करेक्ट नहीं होती। लेकिन अब क्या है, ये तो कांस्टेंट आया है ना 3/2, तो 3/2 कांस्टेंट है, हमने डायमेंशन की बात करनी है। इधर भी डायमेंशन एल थी, इधर भी डायमेंशन ये एल है, तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है ये। अब देखिए, अब अगर हम एक और करेक्टनेस चेक करते हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि आप जो डायमेंशन पढ़ रहे हो ये आपकी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, आपको बताने में हेल्प करेगी। तो देखिए अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, v = u + at है बच्चों। क्या है हमारे पास, देखिए v = u + at, है ना, ये है ना बच्चों। अब वेलोसिटी की क्या होती है, एल टी -1 होती है, ठीक है, वेलोसिटी की एल टी -1 होती है। u क्या है, u भी एक वेलोसिटी है ना। u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, हम मान रहे हैं। तो u की भी डायमेंशन क्या होती है, एल टी -1, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना। डिस्प्लेसमेंट की एल हो गई, टाइम की टी हो गई, तो l/t एल टी -1। एक्सेलरेशन की देखूं बच्चों तो क्या हो जाएगी, एल टी -2 और टाइम की क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, तो वो फिर से मेरे पास क्या बन जाएगा, एल टी -1 ही बनेगा ना, -2 + 1 कर दोगे -1। तो देखो बच्चों यहाँ सबकी जो डायमेंशन है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है, एल टी -1। तो आपने देखा कि ये जो आपकी डायमेंशन है
वो किस तरह से आपकी हेल्प कर रही है कि आपका जो फॉर्मूला है वो आपका करेक्ट हो, है ना। तो ये करेक्टनेस फाइंड करने में हमारी क्या है, हेल्प कर रही है कि हमारी जो डायमेंशंस हैं ये कोई भी रिलेशन हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है इसको बताने में हेल्प करेगी। अब देखिए क्या होगा। अब नेक्स्ट हमने पॉइंट क्या कहा था, नेक्स्ट हमें कहा था भाई टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ये हमने 2 एग्जाम्पल किए, हमने समझ लिया कि भाई इक्वेशन करेक्ट थी तो उसकी डायमेंशन भी सेम आई तो मतलब सही है, डायमेंशन हमारे काम आ रही है। नेक्स्ट बच्चों क्या है, टू कन्वर्ट यूनिट्स। यूनिट्स कन्वर्ट करने में भी डायमेंशन आपकी हेल्प करती है। ये कैसे होगा, देखिए ये कैसे होगा कि यूनिट्स कन्वर्ट करने में कैसे करेगी हेल्प। अब मान लीजिए देखिए फोर्स की यूनिट बच्चों अगर आप ऐसा यूनिट लेते हैं तो वो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, है ना, हम सबको पता है। सीजीएस यूनिट फोर्स की क्या होती है, डाइन होती है। अब देखिए आप देखोगे कि डायमेंशन किस तरह से हेल्प कर रही है कि आपको पता चल रहा है कि न्यूटन से डाइन कैसे बना सकते हैं या डाइन से न्यूटन कैसे बना सकते हैं। तो ये सब हेल्प हमारी कौन कर रहेगी, डायमेंशन करेगी। देखते हैं कैसे। लेट अस कन्वर्ट न्यूटन विच इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इनटू डाइन। ये हमारी न्यूटन क्या है, न्यूटन से हम डाइन बनाएंगे, ये जो फोर्स की यूनिट है। देखिए फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स हमारे पास होता है किसके इक्वल, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास फोर्स होता है, अगर हम इसको m इंटू ए लिखें, है ना, फोर्स हमारे पास यही होगा m इंटू ए। तो अब देखिए फोर्स क्या होगा, m इंटू ए। मास की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, m होती है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। तो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, MLT-2। बात एक ही है, इन्होंने LMT-2 लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए आपने न्यूटन से डाइन में जाना है, आप कैसे जाएंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए, आपके पास 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है। वो फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट अब क्या बोलते हैं, न्यूटन होती है। लेंथ की यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर। मास की यूनिट क्या होगी, है ना, मास की यूनिट किलोग्राम। टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम डाइन की बात करते हैं, हमें पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन भी होती है और डाइन भी होती है। न्यूटन किस केस में होती है बच्चों, न्यूटन एसआई यूनिट के केस में होती है, जिसमें लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हैं, मास को केजी में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। फोर्स की यूनिट डाइन कब होगी, फोर्स की यूनिट डाइन तब होगी बच्चों जब हम लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करेंगे ग्राम में और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, है ना। ठीक है, अगर आप सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया था आपको लेंथ सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी, मास ग्राम में लेना पड़ेगा और टाइम सेकंड में ही लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं तो आपको लेंथ मीटर में लेनी होगी, मास केजी में लेना होगा और टाइम सेकंड में लेना होगा। हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते बच्चों कि अगर हम बात तो हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं और हम मास केजी में ले लें, ये हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक ही यूनिट में चलना होता है। ठीक है, तो अब देखो अगर मैंने न्यूटन से डाइन बनाना है, न्यूटन से डाइन बनाना है तो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ बच्चों तो मेरे पास क्या आता है, 1 मीटर यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है ना। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल, 1 केजी 1000 ग्राम के इक्वल। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास कितनी बची, 10 की पावर 5 बची। तो 1 न्यूटन बाय 1 डाइन, बच्चों ये जो 1 न्यूटन और 1 डाइन है ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया था, ये हमारे पास 10 की पावर 5 के इक्वल आ गया था। तो 1 न्यूटन यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, डाइन में आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि डायमेंशन ने आपकी कैसे हेल्प करी कि आप यूनिट कन्वर्जन भी कर पाए, है ना। क्योंकि शुरू में क्या था, शुरू में सिर्फ आपको एक ही चीज पता थी, वो क्या चीज थी, वो आपको था फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता था। आपने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से आपने क्या लिखी, फोर्स की यूनिट्स लिखी, है ना। न्यूटन तो आपको पता थी, डाइन आपको पता थी, आपने एमकेएस और सीजीएस फॉर्म में यूनिट्स लिखी। आपने इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड करके यूनिट सेम कर ली, नीचे भी सेंटीमीटर में था ऊपर भी सेंटीमीटर में कर लिया, नीचे भी अगर ग्राम में था
ऊपर भी ग्राम में कर लिया। तो ये आपने जब इसको कैंसिल आउट किया तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, 1 न्यूटन बाय 1 डाइन इज इक्वल टू 10 की पावर 5। तो 1 न्यूटन आपके पास किसके इक्वल आ गया, 10 की पावर 5 इंटू डाइन के इक्वल आ गया। तो देखो हमने यहाँ पे क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से, डायमेंशंस पता होने की हेल्प से हमने दो चीज़ें सीख ली। एक, आप चेक कर सकते हो कोई रिलेशन, कोई आपको इक्वेशन दे रहा है वो करेक्ट है या नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो इसकी हेल्प से। और आप क्या चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि यूनिट्स का कन्वर्जन है ना, यूनिट्स का कन्वर्जन एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे हो पाएगा। ठीक है, ये आप डायमेंशन फॉर्मूला से देख सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि भाई दो चीज़ें तो हमने सीख ली, हमने बोला डायमेंशन के इतने यूजेस हैं, हमने दो यूजेस की तो एप्लीकेशन भी देख ली, इनको हमने अप्लाई भी करके देख लिया। अब क्या है, टू डिराइव अ फॉर्मूला, ये जो आपने डायमेंशन की जो आपको नॉलेज है ना, ये आपको एक फॉर्मूला डिराइव करने में हेल्प करेगी। वो कैसे हेल्प करेगी, देखो अब हम देखते हैं कैसे फॉर्मूला डिराइव करने में डायमेंशन ने हमारी हेल्प की। देखो उन्होंने क्या कहा, द टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक पेंडुलम है उसकी ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है बच्चों, वो डिपेंड करता है लेंथ एल पे और ग्रेविटी जी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उन्होंने कहा कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है, उसका जो ऑसिलेटिंग करने का टाइम पीरियड है वो की क्या है, वो टी है ना। ऑसिलेटिंग करने का जो टाइम पीरियड है वो क्या है बच्चों, टी है। वो कहा वो एक तो डिपेंड करता है लेंथ पे और एक डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया और यहाँ पे क्या लगा दिया, के कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा था एल की पावर ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा था तो मैंने जी की पावर बी ले ली, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब के कांस्टेंट है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ टी हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगी, टी की डायमेंशन तो सिर्फ टी होगी, एल और एम इस केस में 0 होगा। एल की डायमेंशन मेरे पास एम और टी की डायमेंशन 0 होगी, इसकी पावर 0 होगी ना, क्योंकि अगर एल की बात कर रही हूँ तो एम और टी तो होंगी ही नहीं, सिर्फ एल की डायमेंशन आएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रही हूँ तो ये क्या है बच्चों, ये है तो एक्सेलरेशन ही ना, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 2 होती है, एल टी माइनस 2, तो एम की पावर क्या हो जाएगी इस केस में 0 हो जाएगी, एम की पावर 0 एल टी माइनस 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। अब देखो क्या हुआ, हमारे पास कुछ नहीं था, हमें एक सिंपल पेंडुलम का केस दिया, हमें बोला कि भाई ये तो ऑसिलेट कर रहा है तो इसका जो टाइम पीरियड है ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे और एक हमें कहा गया लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया। कैसे कंपैरिजन किया, देखो यहाँ पे जो टी है, टी की डायमेंशन मेरे पास क्या थी, L0 M0 t की पावर 1, ये पुट कर दी। t की डायमेंशन मैंने यहाँ पे L0 M0 t की पावर 1 पुट की, k एज इट इज लिख दिया। अब L की डायमेंशन L की पावर 1 M0 T0 और इसकी होल पावर क्या है, a है। अब g की डायमेंशन M0 LT माइनस 2 होल पावर क्या है, b है। अब इधर से देखो क्या होगा, L की पावर क्या आ जाएगी, a, M0 T0 L की पावर B और T की पावर माइनस 2B। अब अगर हम कंपेयर करते हैं, करते हैं, देखिए यहाँ L यहाँ L बेस सेम है तो क्या है, पावर्स ऐड हो जाएगी, L की पावर A प्लस B हो गया, नो प्रॉब्लम। 0 माइनस 2B हो जाएगा तो वो भी माइनस 2B हो जाएगा। नॉर्मल मैथ का बेसिक सा फॉर्मूला लगा है, कुछ नहीं हुआ। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर पावर सेम है बच्चों, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर दो प्रोडक्ट में है तो, है ना, प्रोडक्ट में होते हैं। जैसे हमें पता है 2 की पावर 5 डॉट 2 की पावर 3 है, ये प्रोडक्ट में है तो हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 8। तो ऐसे ही किया है, मेरे पास था L की पावर A मल्टीप्लाई L की पावर B, तो मैंने इनकी प्रोडक्ट बेस सेम था, प्रोडक्ट में थे तो पावर्स ऐड कर दी, विच इज इक्वल टू L की पावर A प्लस B, नो प्रॉब्लम। अब क्या किया, अब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर कैसे किया बच्चों, यहाँ पे L की क्या थी, पावर A प्लस B थी और यहाँ क्या थी, 0, तो A प्लस B क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, M का 0 है, इधर भी 0 है, नो प्रॉब्लम। इधर क्या है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना, इक्वल टू का साइन है तो बच्चों इक्वल तो होंगी ना, इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे माइनस 2B किसके इक्वल आ गया,
1 के इक्वल आ गया, -2 भी 1 के इक्वल आ गया, तो इधर से b किसके इक्वल आ गया, -1/2 के इक्वल आ गया। तो अगर मैंने -1/2 यहाँ पे वैल्यू पुट की तो मेरे पास यहाँ पे a किसके इक्वल आ गया, 1/2 के इक्वल आ चुका है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ a और b की तो क्या आ जाएगा, a भी 1/2 आया। तो देखो t इज इक्वल टू k, a की वैल्यू क्या आई है 1/2 और g की वैल्यू क्या आई है -1/2। तो ये क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू k √L/g, क्योंकि g की वैल्यू क्या थी -1/2 थी, तो क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर में चला गया है। तो देखो हमने कितनी केयरफुली डायमेंशन की हेल्प से ये फॉर्मूला डिराइव्ड कर दिया सिंपल पेंडुलम का। उसने हमें सिर्फ एक बात कही थी कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ये ऑसिलेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक लेंथ पे, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। हमें सिर्फ दो बातें कही गई थी। उन दो बातों की हेल्प से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डायमेंशंस फाइंड की। पहले तो डायमेंशंस फाइंड करके कि टी की क्या रहेगी, एल की क्या रहेगी, जी की क्या रहेगी। कांस्टेंट लिए दो ए और बी, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, लेंथ की डायमेंशन को कंपेयर किया, टाइम की डायमेंशन को कंपेयर किया। इन डायमेंशंस को कंपेयर करके हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड की, तो जिसकी वजह से मुझे क्या है, एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो मैंने एक क्या है, रिलेशन भी डिराइव कर लिया, है ना। अब देखते हैं एक और रिलेशन देखते हैं। वो कह रहा है कि आपको डायमेंशंस का बहुत यूज़ देखने को मिल रहा है ना। डायमेंशन की हेल्प से हम क्या है, फॉर्मूलाज डिराइव कर रहे हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं, देखिए पहला हम क्या डिराइव कर रहे हैं, डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m विद एक्सेलरेशन। मतलब इतना तो समझ आ गया कि F इज इक्वल टू m में निकालना है ना। अब ये क्या है बच्चों, डायमेंशन की हेल्प से निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फोर्स, देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम ये लेंगे कि फोर्स क्या है, फोर्स आपका किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मास की मैंने पावर ले ली A, एक्सेलरेशन की ले ली B ले ली, है ना, क्योंकि मुझे पता है डिपेंड कर रहा है। मुझे तो नहीं पता ना कि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्यूब के प्रोपोर्शनल है, मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो मैंने क्या लगाया, K विच इज इक्वल टू MA, ए, और ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन इंटू बी, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, फोर्स की डायमेंशन होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब MLT-2 होती है। फोर्स यही होता है ना, MLT-2। ठीक है, के एज इट इज, क्योंकि प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के लगाया है, हमें नहीं पता कि डायमेंशन है, ये डायमेंशन लेस है, हमें कुछ नहीं पता अभी इसका। ठीक है, तो हमने इसको एज इट इज के रहने दिया। अब एम क्या हो जाएगी, एम की M1 है ना, क्योंकि मास है तो एम ही होगा, एल की 0 हो जाएगी, टी की भी 0 हो जाएगी, पावर ए हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की होती है LT-2, मास इस केस में 0 हो जाता है, मास की पावर, है ना, तो यहाँ पे क्या है B। अब इधर से देखिए MLT-2 इज इक्वल टू K, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M की पावर A, L0 T0, M यहाँ पे M0, L की पावर B और T की पावर -2B। अब यहाँ पे अब वही हमने करना है, कंपेयर करना है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, A + 0 करोगे A ही आएगा ना, तो A की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। इन दोनों को कंपेयर करोगे क्या आ जाएगा कि B की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। इन दोनों को कंपेयर करोगे क्या आएगा, B की वैल्यू 1 के इक्वल आई है ना, A भी 1 B भी 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि F आपके पास किसके इक्वल आ गया, F आपके पास आ गया M A के इक्वल आ गया। ये हमने क्या है यहाँ पे प्रूव कर दिया। देखिए अगर आपने क्या है, अगर आपने जब भी रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं बच्चों, तब उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करते हुए आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे हम फोर्स का ही किया है हमने, है ना, जैसे हमने फोर्स का ही किया है कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, कोई कांस्टेंट लेना है। अब m की पावर आपको नहीं पता क्या है, 1 भी है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, कुछ भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे a और b लगाओ। ठीक है, अगर जब भी आपको रिलेशन बनाने हो आपको यहाँ पे A और B लगाना है। A और B लगाने के बाद A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, आपका लास्ट में कंप्लीट रिलेशन आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे फोर्स की आपको पता थी MLT-2 होती है,
ठीक है। अब यहाँ पे मास की क्या हो जाएगी, m, L0 T0 है ना, और a, और एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, m0 Lt-2 और b, है ना, यही होती है, ये हम देख आए हैं। तो इधर से मास किसके इक्वल आ गया था, m की पावर 1, और उधर मास था a, तो a की पावर 1 आ गई। ठीक है, t क्या था, t की पावर -2, और उधर क्या था, t की पावर -2 भी था, है ना, तो इधर से भी b की वैल्यू 1 आ गई। तो आपने a और b की वैल्यू 1 पुट की, तो आपके पास क्या है, F = m में आ गया। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में, आज के हम वीडियो में हमने क्या देखा, आज हमने एक चीज़ देखी है, ये देखा है कि डायमेंशंस क्या होती हैं, है ना, डायमेंशन क्या होती हैं, जिसमें आपने क्या देखा था कि जैसे आप कोई भी वॉल्यूम की डायमेंशन बतानी है, आप बता रहे हो L³ हो जाएगी, एरिया की बता रहे हो L² हो जाएगी, मतलब जो भी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है उसके अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी जो पावर्स होती हैं वो डायमेंशन होती है। ठीक है, डायमेंशन में हमने बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन की, हमने स्पीड की डायमेंशन की, हमने और एक्सेलरेशन की डायमेंशन की, पावर की डायमेंशन की, वर्क की डायमेंशन की। मतलब क्या है बच्चों, आपको 7 डायमेंशंस का पता होना चाहिए सिर्फ, और बाकी वो और डायमेंशन सारी की सारी वो सिर्फ 7 से ही क्या है वो क्लियर हो जाती है। मतलब वो 7 अगर पता है तो आपको सारी की सारी डायमेंशन निकालनी आ जाएंगी। ठीक है, कि हमने डायमेंशन की हेल्प से, डायमेंशन अगर हमने समझ ली तो हमने ये देखा है कि हमने फॉर्मूला चेक करना भी सीख लिया, है ना, कि कोई इक्वेशन आपकी दी हुई है वो करेक्ट है या नहीं है। हमने, हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ था कि आपको चेक करना है v = u + at, क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो हमने ये डायमेंशन की हेल्प से देख लिया कि भाई इसकी डायमेंशन भी Lt-1 है, इसकी डायमेंशन भी Lt-1 है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी हमें पता है Lt-2 होती है, तो ये t इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो इसकी डायमेंशन भी Lt-1 हो जाएगी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ने हमारी हेल्प की कि हम ये क्या है, कोई भी इक्वेशन क्या है चेकआउट कर सकते हैं। और हमने डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से ये चीज़ देखी कि हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास न्यूटन है, 1 न्यूटन है, अगर मैंने उसको डाइन में कन्वर्ट करना है तो मैंने देखा था कि 1 न्यूटन है वो 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल आ गया था, है ना। ये क्योंकि क्यों आया था, क्योंकि हमें डायमेंशन निकालनी आ गई थी। ये एक डायमेंशन की क्या है, एप्लीकेशंस है, जिसकी हेल्प से आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, आप न्यू फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी यूनिट का कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो आज हमने क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला को पढ़ा और उसकी एप्लीकेशंस देखी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ने किस किस वे से हमारी हेल्प की। रीड केयरफुली, वॉच केयरफुली, टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक यू।